1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, ये हमारा पूरा थ्योरी का है, इसलिए इसको हमें थोड़ा सा और वक्त देना होगा क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो इस लेसन के माध्यम से हमें आ रही हैं। कल हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, अकाउंट्स जो है, अकाउंटिंग जो करते हैं उसके उद्देश्य क्या है। आज हम चलते हैं कि अकाउंटिंग जो है उसके क्या हमारे बेनिफिट है और क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग है, उसके लाभ क्या होते हैं, जो कि उद्देश्य जो हमारे हैं पर्टिकुलर अकाउंटिंग करने के, एग्जैक्टली आप देखेंगे तो बहुत कुछ लाभ भी वही है कि ये सबसे पहला पॉइंट आता है प्रबंधकों को मददगार होती है। प्रबंधकों को क्या होता है कि अपने अकाउंटिंग के माध्यम से प्रबंधक जो होते हैं अपने बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि उनको वह बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपने व्यवसाय के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन क्या ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो अकाउंटिंग सबसे पहला फ़ायदा है कि प्रबंधकों को क्या बताती है, मदद करती है। दूसरा होता है फ़ायदा अकाउंटिंग से कि लाभ हानि जानने में लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी जो समरी बनाते हैं जिसमें लाभ हानि खाता, व्यापार खाता बनाते हैं, उससे एक अवधि के अंदर आपने क्या लाभ प्राप्त किया या हानि प्राप्त की, तो ये सारी चीज़ जानने में क्या करती है, अकाउंटिंग आपकी मदद करती है। तीसरा है रिकॉर्ड रखने में मददगार। अकाउंटिंग है वो आपको आपके बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको तिथि के अनुसार यानी डेट वाइज एकदम सिस्टमेटिकली तरीके से आपको रिकॉर्ड रखने में सहायता करती है, जिससे आपको किसी भी दिन क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको जानने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। और इन रिकॉर्ड्स की सहायता से हम अपनी हर स्थिति को जानने में सहायक हो पाते हैं। और सबसे लास्ट जो फ़ायदा है वो होता है आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की। आपका व्यवसाय का स्वामी होता है, आपके व्यवसाय के ग्राहक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, फाइनेंशियल जो आपको पैसा उपलब्ध कराते हैं, वित्तीय प्रदाता होते हैं। हर व्यक्ति आर्थिक स्थिति जानना चाहता है व्यवसाय की, क्योंकि इसी के अनुसार वे अपने निर्णय लेते हैं। तो आर्थिक स्थिति का चित्रण कि एक समय में आपकी क्या आर्थिक स्थिति है, आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, ये सब भी जानने में कौन मदद करता है, आपको अकाउंटिंग ही मदद करती है। तो ये सिंपली अगर हम देखें तो ये 4 फायदे होते हैं अकाउंटिंग के। तो फायदे हैं तो वहाँ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि हम किसी भी पद्धति को, किसी भी कार्य को संपूर्ण तो कभी कह ही नहीं सकते हैं। तो लिमिटेशंस क्या होती है? पहली लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग 100% संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं है। आप देखते होंगे कि अकाउंटिंग होती है वो पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट पर, किसी आधार पर की जाती है। कॉन्सेप्ट तो बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम हमेशा किसी भी चीज़ को हम जब लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर हम शो करते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य है, जैसे बिल्डिंग हमने 1 लाख की खरीदी या हमने माल हमने 1 लाख का खरीदा, तो हम उसको क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। लेकिन समय परिवर्तित होता है तो उसकी कॉस्ट में भी परिवर्तन आता है, मार्केट प्राइस कुछ अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में और हम हमारी हिसाब से ही, जैसे डेप्रिसिएशन है कि जिस संपत्ति का यूज़ करते हैं तो उसका मूल्य कम होता जाता है, तो हम अपने आप से कहते हैं 10% डेप्रिसिएशन लगाएं, चाहे उसका मूल्य 10% नहीं है। आज हम एक गाड़ी लेकर आते हैं, कार लेकर आते हैं, 7-8-10 लाख रुपए की गाड़ी होती है, डेप्रिसिएशन अगर 10% से लिखाते हैं तो हिसाब से तो 80,000 रुपये कम होने चाहिए। लेकिन आज अगर हम बेचने जाएंगे तो वो 10 लाख की गाड़ी 8 लाख में भी नहीं बिकेगी। तो ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त इससे नहीं हो पाती है। दूसरा होता है गुणात्मक सूचनाओं का अभाव होता है। यहाँ पर जो मुद्रा में मापन की हुई आर्थिक जो क्रियाएं होती है उनके बारे में तो जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कर्मचारी प्रबंधकों के रिलेशन कैसे हैं, कर्मचारी मालिक के रिलेशन कैसे हैं, ऐसी जो जिनमें किसी चीज़ प्रबंधकों के द्वारा किया गया कार्य कैसा है, तो इन सब की सूचनाएं आपको अकाउंटिंग से प्राप्त नहीं हो सकती है। तीसरा होता है मूल्यों के उतार चढ़ाव में जो डिफरेंसेस होते हैं वो अकाउंटिंग आपको कभी भी नहीं पता पाती है कि मूल्यों के उतार चढ़ाव का बिजनेस पर क्या फर्क पड़ रहा है। और हेर फेर है, यानी कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटिंग करता है वे अपनी स्वेच्छा से उसके अंदर कोई भी तब्दीली करना चाहता है जो उसके व्यवसाय के लिए, उसके काम के लिए उचित होती है, वह आसानी से कर सकता है। इसलिए
ये लिमिटेशंस हमारी अकाउंटिंग की होती है। तो हमें बहुत गहरा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है कि इससे क्या प्रॉफिट्स है और क्या लॉसेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तपालन। पुस्तपालन क्या होता है? देखिए, जैसे कि बुक कीपिंग यानी बुक्स को कीप करना, यानी पुस्तकों को रखना। पुस्तपालन यानी पुस्तकों का पालन। क्या होता है कि हमारा जो आज का सिस्टम है अकाउंटिंग करने का, जो आप देख रहे हैं, वो हमारा अलग अलग मेथड चलते आए हैं मानव के विकास और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। जैसे पहले हमारे बुक कीपिंग हम बोलते हैं चलता था, या आज भी चलता है, और पहले कहरी लेखा पद्धति थी, या डबल एंट्री सिस्टम से सारे अकाउंट्स किए जाते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग अकाउंट्स का, अकाउंटेंसी का एक छोटा सा पार्ट है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि हमने जैसे पढ़ा था कि अकाउंटिंग के अंदर हमने आपको बताया था कि पहले रिकॉर्ड्स की क्या करनी होती, ट्रांजैक्शंस की क्या है, पहचान करनी होती है, फिर उसका मेज़रमेंट करना होता है, फिर रिकॉर्ड करना होता है, फिर हमने क्या करना होता है, वर्गीकरण। उसके बाद हम क्या करते थे, समराइजेशन करते थे, समरी बनाते थे, फिर एनालिसिस करते थे, फिर यूजर्स को क्या करते थे, कम्युनिकेट करते। बुक कीपिंग क्या है? एक छोटी सी क्रिया है जिसके अंदर क्या किया जाता है, केवल 4 क्रियाएं की जाती। IMRC यानी ट्रांजैक्शन की पहचान करते हैं, आर्थिक मूल्यों वालियों की, उसे हम पुस्तकों में लिखते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। परिभाषाओं पर चलें तो पुस्तपालन क्या है? लेखा पुस्तकों में व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की कला को हमने क्या कहा, बुक कीपिंग कहा। यानी ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं हमारे व्यवसाय में, उसको किसी भी पुस्तक में लिख देना, वो क्या कहलाता है, और उसका वर्गीकरण कर देना, यहीं तक होता है। इसमें कोई सारांश नहीं बनाया जाता, इससे कोई जानकारियां हमको, बस केवल ये है कि भाई ट्रांजैक्शन क्या है, ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। यानी बहुत छोटा सा क्षेत्र बुक कीपिंग है ना, अकाउंटेंसी का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के डिफरेंसेस की बात करें तो बुक कीपिंग क्या है, किसी भी लेन देन को दर्ज करने की पहली सीढ़ी। यानी यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर क्या किया जाता है, बुक कीपिंग के अंदर, कि केवल लेन देनों को दर्ज किया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, ये सेकंड पार्ट है हमारा, कि इसके अंदर क्या किया, दर्ज किए गए लेखाओं का सारांश बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो यानी कि वो क्या है, अकाउंटेंसी का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य पढ़ा लिखा है, वह व्यक्ति क्या करता है, उसको उठा के पुस्तकों में लिख देता है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम का विशिष्ट ज्ञान होना जरूरी होता है। ये किसी भी क्लर्किकल जो स्टाफ होता है, हमारा जूनियर जो होते हैं, उनके द्वारा अगर हम करवाएं तो ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। जबकि अकाउंटिंग के लिए एक विशिष्ट ज्ञान वाले अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा साइंटिफिक तरीके से अकाउंट्स करना आता हो। फिर है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य केवल क्या है कि पुस्तकों में लेन देन को दर्ज करना। जबकि अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है दर्ज किए गए लेन देनों से व्यवसाय की लाभ हानि ज्ञात करना और आर्थिक स्थिति को जानना, और जितने भी उपयोग करता है उसको संपूर्ण जानकारियां प्रेषित करना। इसका क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे? क्योंकि इसके अंदर केवल पहचान कर रिकॉर्ड करके वर्गीकरण ही किया जाता है। जबकि इसके अंदर ये सब तो किया ही जाएगा, साथ में उसका क्या करना है, सारांश करना है, निकालना है, एनालिसिस करना है, उपयोगकर्ताओं को क्या करना है, जानकारियां भी देनी है। तो आज मैंने आपको एक नया टॉपिक जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, बुक कीपिंग आपको मैंने बताया है। तो आपको पुस्तपालन क्या होता है ना, उसकी डेफिनेशन ये है, अकाउंटिंग से किस प्रकार डिफरेंस है, एक क्वेश्चन बनाकर इसका आंसर देना है, और हमारे अकाउंटिंग की लाभ हानि भी आपको लिखनी है। थैंक यू वेरी मच बच्चे, खुश रहें, स्वस्थ रहें।